ठीक है, चलो तो लास्ट क्लास में हमने माइटोसिस के बारे में पूरा पढ़ लिया था, सारे स्टेजेस क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, अगला टाइप का डिवीजन होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। सेल जो डिवाइडिंग फेज है ना, वो डिवाइडिंग फेज दो तरह का हो सकता है। एक हमने देख लिया माइटोसिस, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस। सो दिस मियोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड या स्टडीड बाय two scientists, Van Benedin Winnewater, Van Benedin Winnewater and Strasburger. They studied first time meiosis, and it was term was coined by Farmer and Moore. दो साइंटिस्ट थे अगेन, फार्मर एंड मोरे, इन 1905। ठीक है, अब देखो ये जो मियोसिस टर्म है, मियोसिस मतलब ये जो बना है मियो से, इसका मतलब होता है टू लेसन। टू लेसन मतलब कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, याद करो जब हमने माइटोसिस पढ़ा था तो हमने क्या देखा कि एक पेरेंट सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डॉटर सेल्स? टू डॉटर सेल्स। ठीक है, जिसमें बोथ आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजी, एंड दे शेयर द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यही था। लेकिन यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है कि व्हेन वन पेरेंट सेल अंडरगोज मियोसिस, तो माइटोसिस में एक बार डिवीजन हुआ, एक ही बार वो सारा स्टेजेस हुए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एक ही बार हुआ, न्यूक्लियस एक बार डिवाइड कर गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, तो दो सेल मिल गए। बट मियोसिस में देयर आर टू डिविजन्स, तो मियोसिस के अंदर डबल डिवीजन होता है, एंड डबल डिवीजन की वजह से ही फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब अगर एक पेरेंट सेल है जिसका डिप्लॉइड नेचर है, इट अंडरगोज टू डिविजन्स, फर्स्ट इट अंडरगोज मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2, एंड आफ्टर दैट वी विल रिसीव 4 हैप्लॉइड, यानी कि इन सब में वैल्यू क्या हो जाएगा क्रोमोसोम का? n। सो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो रहा है डॉटर सेल में? हाफ हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं इसको एक सेल जो माइटोसिस कर रहा है। तो माइटोसिस के पहले सबसे पहले बताओ क्या हुआ था? इंटरफेज हुआ था। इंटरफेज में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, जिसके कारण डबल कंटेंट बन गया डीएनए का। ठीक है, अब फिर माइटोसिस के एनाफेज में जाके क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ था। यस सर। यस सर। ठीक है, जिससे ये जो डबल हुए हैं रेप्लिकेटेड डीएनए, जो रेप्लिकेटेड डीएनए है, जिससे कि वो दो डॉटर सेल में चला गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो डिवाइड हो गया इन कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में वो दो में डिवाइड हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या होता है माइटोसिस में? एक बार रेप्लिकेशन और एक बार डिवीजन। लेकिन इन मियोसिस व्हाट विल हैपन? तो देखो सबसे पहले इंटरफेज तो होगा, ठीक है, और इंटरफेज के बाद इट विल एंटर इन मियोसिस 1, पहला टाइम डिवीजन हो जाएगा। और ये जो मियोसिस 1 है, इसी स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि यहीं पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है इन दी सेल्स। सो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन उसमें डीएनए कंटेंट कितना है? डीएनए कंटेंट अभी भी डबल है। ओरिजिनल।
हाँ, डीएनए कंटेंट अभी भी डबल है क्योंकि इंटरफेज में एस फेज में डीएनए डबल हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है, डीएनए कंटेंट हाफ नहीं हुआ है। अब इसके बाद मियोसिस 1 करने के बाद सेल को एंटर करना है किसमें, सेकेंड डिवीजन में, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस 2। ठीक है, लेकिन अब देखो हुआ क्या कि इंटरफेज में एक सेल था, ठीक है, वो इंटरफेज किया, सारे ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट कर लिया, सेंट्रियोल को डुप्लीकेट कर लिया, सब कुछ डबल कर लिया, लेकिन मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेल तो बन गए। अब इन दोनों सेल में बराबर बराबर सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बस क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी सब सेंट्रियोल एक एक चला गया, दोनों में जितने ऑर्गेनेल्स थे वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इन दोनों सेल को फिर से डिवाइड करना है, तो फिर से इनको डिवाइड करने के लिए ऑर्गेनेल्स फिर से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इन सब के अंदर एक एक सेंट्रियोल है, इन दोनों के अंदर एक एक सेंट्रियोल है। लेकिन जब मियोसिस 2 खत्म हो जाएगा तो मियोसिस 2 खत्म होने के बाद हमको 4 सेल्स मिलेंगे और इन सब के अंदर भी एक एक सेंट्रियोल होंगे, यानी कि जो भी काम इंटरफेज में हो रहा था उसको रिपीट करना होगा बिफोर एंटरिंग इनटू मियोसिस 2। समझ में आ रही है बात? मियोसिस 1 खत्म होने के बाद जो 2 सेल मिले उसमें सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब वो सेल्स दोबारा डिवाइड करेंगे, डबल डिवीजन होता है, तो दोबारा उनको डिवाइड करने के लिए दोबारा उनको प्रिपरेटरी फेज में जाना होगा। लेकिन अगर दीज सेल्स एंटर इन इंटरफेज, तो इंटरफेज में अगर वो एंटर कर गए तो इसमें क्या हो जाएगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ था उसमें डीएनए कंटेंट तो ऑलरेडी डबल था, फिर से डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लेट्स सी 2C बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 4C है, तो यहाँ पे फिर 8C हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड भी हुआ तो 8C होने के बाद यहाँ 4C ही रहेगा। तो इनिशियल तो 2C था, हमको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाना है लेकिन उसमें डीएनए कंटेंट डबल रह रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो इसलिए होता क्या है कि जब सेकेंड टाइम मियोसिस होता है तो उससे पहले जो सेल एंटर करेगा प्रिपरेटरी फेज में उसको हम इंटरफेज नहीं बोल के उसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज सिमिलर टू इंटरफेज, सिमिलर है इंटरफेज के जैसा, कुछ चीजें इसमें अलग से होती हैं, इसमें कम टाइम लगता है, जितना इंटरफेज में टाइम लगता है उतना इंटरकाइनेसिस में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इंटरकाइनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, तभी जाके ये जो 2C है वो जब डिवाइड करेगा तो हर एक सेल में हमको C कंटेंट मिलेगा, और C डीएनए कंटेंट किसका होता है, हैप्लॉइड सेल का होता है। तो इसकी वजह से ही फिर हैप्लॉइड सेल बनते हैं इन मियोसिस 2। ये चीज समझ में आया सबको, कैसे ये हो रहा है, क्यों इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करना है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बोलो बाकी लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्या हम अगर ये बोले सॉरी, अगर हम ये बोले कि मियोसिस occurs by two sequential cycle of nuclear division, हम क्या बोल रहे हैं कि let's say if I say meiosis occurs, अब यहाँ लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है सही लिख रहे हैं, हम पूछने के लिए ये लिख रहे हैं, सही भी हो सकता है गलत भी, आपको सोच के बताना है। तो meiosis occurs by two sequential cycles of nuclear division, but only one cycle of DNA replication.
Is it correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, पक्का sir. करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। Yes, sir. हाँ, Sir. तो ये करेक्ट है। तो आप लोगों को यानी कि ये समझ में आ गया कि मियोसिस में क्या होगा, 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। तो ये होता है मियोसिस। अब सबसे पहले हम लोग को प्रोसेस समझने से पहले ये समझना होगा कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से सेल्स में ये होता है। तो माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, इट कैन, अच्छा उसके बाद एक चीज और, अभी देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना था इंटरफेज में, 2n। मियोसिस 1 में कितना हो गया, हाफ हो गया, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पे हाफ हो गया। उसके बाद मियोसिस 2 के बाद जो सेल मिलेंगे उसमें भी कितना है नंबर, हाफ ही है, सब में n ही है। तो हम मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ध्यान रखना है, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन वेयर एज मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। हाँ, तो अब बताओ कि मियोसिस कौन से ऑर्गेनिजम्स में होगा और उस ऑर्गेनिज्म के भी कौन से सेल्स में होगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, किस में होता है? Sexually reproducing Gametes. organisms. हाँ, गैमेट्स में या Gametes में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मियोसिस अकर्स ओनली इन sexually reproducing organisms because sexually reproducing organisms undergoes formation of gametes and gametes are formed by the process of meiosis. Why? Because gametes have half the number of chromosomes from the individual. ठीक है, क्लियर? अब Yes, sir. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के भी कौन से सेल्स में होगा, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। जैसे कि लेट से अगर हम मेल का बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया में होगा, फीमेल का बात करें तो ऊगोनिया में होगा। प्लांट्स में अगर बात करें तो मेल के एंथर में होगा, एंथर के सेल्स में होगा, फीमेल के ओव्यूल के सेल्स में होगा। तो इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है। अब मियोसिस के पूरे स्टेजेस का अगर हम बात करें कि मियोसिस, अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, मियोसिस इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स देन माइटोसिस। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। माइटोसिस तो सिंपल सा प्रोसेस था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज खत्म, साइटो कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 डॉटर सेल मिल गए, काम बन गया जयराम जी की। लेकिन मियोसिस में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है, क्योंकि अब क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है। सो मियोसिस नाउ इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब अगर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है या लेट से प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो मियोसिस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। पहला स्टेज हम क्या बोले थे, मियोसिस 1 और दूसरा Meiosis two. meiosis 2. Now meiosis 1 is divided into again 2 stages. क्या क्या होगा, टर्म्स सारे सेम है, टर्म सारे माइटोसिस वाले ही हैं, बस नंबर लगा देंगे पीछे, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, इसके बाद मियोसिस 2 के अंदर फिर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2, यही होगा, है ना। अब कैरियोकाइनेसिस में बताओ, माइटोसिस में कितने स्टेजेस थे, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में कितने स्टेजेस थे, 4 थे। कौन कौन से थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, Prophase, टेलोफेज। metaphase, anaphase, तो telophase. बस सबके पीछे 1 और 2 लगा दो।
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। हो गया पूरा मियोसिस। अब इसमें मियोसिस में सेल एंटर करने से पहले, मियोसिस 1 में सेल एंटर करने से पहले कौन सा स्टेज करेगा? इंटरफेज। इंटरफेज करना है या नहीं करना है? बोलो, इंटरफेज का जरूरत है या नहीं? है सर। है ना? यस सर है। Yes. हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था एक बार, AIPMT में आया था 2013 से पहले ना, नीट नहीं होता था। 2013 से पहले AIPMT होता था, 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेंस। तो AIPMT में एक बार क्वेश्चन आया था कि इन डज, मतलब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव में ही फॉर्म में था, हम जस्ट क्वेश्चन का वो मेन ये बता रहे हैं। यही पूछा था कि मियोसिस में इंटरफेज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो बस हमें प्रोसेस समझना है एक बार अच्छे से। एक बार प्रोसेस समझ जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इंटरफेज हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1 के बाद सेल किस स्टेज में एंटर करेगा? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में एंटर करेगा, और इंटरकाइनेसिस करने के बाद वो जाएगा मियोसिस 2। तो ये हो गया पूरा मियोसिस का डिवीजन। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें क्या होगा। यहां तक क्लियर एवरीवन? एनी डाउट सो फार? चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। चलो ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस 1, ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल Division. वेरी गुड। अब मियोसिस 1 का पहला स्टेज क्या है? Prophase 1. प्रोफेज 1। कैरियोकाइनेसिस 1 का प्रोफेज 1, तो डायरेक्टली लिख देते हैं प्रोफेज 1। कोई दिक्कत डायरेक्टली लिखने से? प्रोफेज 1 बोल दिए मतलब समझ में आ गया कि कैरियोकाइनेसिस 1 स्टार्ट हो गया है ना? और टीलोफेज 1 लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैरियोकाइनेसिस 1 खत्म हो गया है। तो अब देखो, ये जो प्रोफेज 1 है, इट इज वेरी मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब मोर टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ज्यादा लंबा। टाइम कंज्यूमिंग, लंबा। सो प्रोफेज 1 इज मोर complex and prolonged in meiosis 1 with respect to mitosis. प्रोफेज, अब देखो, जब भी इस तरह के, अब देखना ध्यान से समझना, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कंपेयर कर रहा है। मियोसिस का एक स्टेज ले लिया, उसको कंपेयर कर रहा है माइटोसिस से, तो वहां ये नहीं बोलेगा कि कंपेयर दिस स्टेज ऑफ माइटोसिस विथ दिस स्टेज ऑफ मियोसिस। वहां ये बोल देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड प्रोफेज 1। तो जहां केवल प्रोफेज लिख दिया, वो कौन सा स्टेज होगा, किसके डिवीजन में आएगा? बोलो, माइटोसिस में आएगा। Mitosis. कहीं प्रोफेज 1 लिख दिया तो हम अल्टीमेटली समझ जाएंगे ये बात कर रहा है किसका? मियोसिस 1 का। Meiosis 1. ठीक है, कहीं प्रोफेज 2 लिख दिया तो हम बात कर लेंगे किसका? मियोसिस 2 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में माइटोसिस या मियोसिस 1, मियोसिस 2 मेंशन नहीं करेगा, बस स्टेजेस के नाम मेंशन कर देंगे। तो कहीं भी केवल अगर प्रोफेज लिखा हुआ है तो एकदम आंख बंद करके समझ लेना है ये किसका बात हो रहा है, ये माइटोसिस का बात हो रहा है। तो नाम सेम है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फिर बोलोगे सर अरे क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं है, दिया ही नहीं है कि माइटोसिस का है कि मियोसिस का है। तो नहीं, इट इज गिवन, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। केवल प्रोफेज लिख दिया मतलब माइटोसिस, प्रोफेज 1 लिख दिया तो मियोसिस 1, प्रोफेज 2 लिख दिया तो मियोसिस 2, एंड सब्सिक्वेंटली फॉर अदर स्टेजेस आल्सो। इज इट क्लियर? यस सर। तो स्टेटमेंट जब क्वेश्चन का पढ़ते हो तो ध्यान देना है इन छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बारीकों पे, क्योंकि यही चीजें आपके रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। यही एक थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ध्यान नहीं दिए तो 5 मार्क्स कट जाएंगे, सॉरी 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे, और ध्यान नहीं दिए तो 5 मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान नहीं देने से ज्यादा नुकसान है, तो इसीलिए ध्यान देना है।
तो प्रोफेज 1 हम बोले मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग्ड है. व्हाई इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग्ड? बिकॉज इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 parts. हाँ, it is further divided into 5 सब stages. बताओ, अच्छा खासा माइटोसिस पढ़ रहे थे हम लोग. तुम लोग भी सोच रहे होगे सर अच्छा खासा माइटोसिस पढ़ा दिए, एक ही बार में खत्म हो गया. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, काम खत्म. यहाँ पहले मियोसिस में मियोसिस 1 पढ़ो, फिर प्रोफेज 1. चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब प्रोफेज 1 के भी अंदर 5 सब स्टेज हैं. बहुत मुश्किल है. मुश्किल है क्या? सर कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा. आज तुम लोग का एनर्जी बड़ा डाउन लग रहा है यार. जितना क्लास तुम लोग किए हो उससे ज्यादा क्लास हम ले चुके हैं सुबह से. तुम लोग शांति से बैठे रहते हो क्लास में, मतलब बोलते नहीं हो, काम तुम लोग भी करते हो, बट हम लोग को चिल्लाना पड़ता है. फिर भी तुम लोग एकदम डाउन लग रहे हो. एक दो बच्चे बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. क्या हो गया आज? चलो, तो 5 सब स्टेजेस को याद कैसे रखोगे? तो बस हमें याद रखना है लेजा, पारो, देवदास. देवदास. देवदास को. ठीक है, बस एक लाइन याद रख लो, लेजा, पारो, देवदास को. देवदास मूवी देखे हो? कौन नहीं कौन सर. देखा है? Yes. नो सर. सर बाकी है बट देखना. पता होगा, पता होगा कि हाँ, पारो देवदास ये था. तो ले जा, पारो, देवदास को भी लिख देते हैं तो राइमिंग बन जाएगा. तो L stands for लिप्टोटीन. लिप्टोटीन. Z stands for zygotin. Zygotin. P is for pectine. D is for diplotin. Zygotin. And next D is for dikinesis. ठीक है, तो ये 5 सब स्टेजेस हैं किसके? प्रोफेज 1 के. लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. अब इनमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. यहाँ तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत Yes, sir. कहीं पे? नहीं सर. ठीक है, अब आ जाओ लिप्टोटीन. अब सबसे मजेदार बात प्रोफेज 1 में ये है ना कि माइटोसिस में क्रोमोसोम कब दिखा था? माइटोसिस में क्रोमोसोम कब दिखा था? मेटाफेज. मेटाफेज. Phase में दिखा था. लेकिन इसमें मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम पहले स्टेज में ही दिख जाएगा. तो लिप्टोटीन में ही क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है. होता क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट्स, और कंडेंस होके इट बिकम्स थिन थ्रेड के जैसा. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स. ठीक है, इट अपीयर्स एज थिन थ्रेड. ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स, या अगर हम बात करें क्रोमैटिन फाइबर्स का, तो क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर बीडेड. बीडेड मतलब वो क्रोमोमियर वाला स्ट्रक्चर दिखने लगेगा. और जैसे ही क्रोमोमियर दिख गया, हम क्या बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम becomes visible. Chromosome becomes visible under light microscope. लाइट माइक्रोस्कोप के ही अंदर दिख जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? तो अब हम लोग देखते हैं. ये था सेल. न्यूक्लियस एज इट इज है. न्यूक्लियस में कुछ नहीं हो रहा है. जब न्यूक्लियस में कुछ नहीं हो रहा है तो न्यूक्लियोलस भी एज इट इज होगा. कैसे दिख रहे हैं क्रोमैटिन फाइबर? बीडेड दिख रहे हैं. ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं क्या? 2n इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये क्यों अजम्पशन ले रहे हैं 2n इज इक्वल टू 4? ताकि आगे जाके आगे जाके याद रहे इसे. हाँ,
और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस स्टेज में जो क्रोमैटिड फाइबर्स हैं या जो क्रोमोमियर्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक जगह पे अटैच हो जाते हैं। सो द फाइबर्स आर अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी अटैचमेंट की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना माइक्रोस्कोप में, तो वो बुके के जैसा दिखता है। तो इसीलिए लिप्टोटीन को बुके स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, एम्स में ये एक बार क्वेश्चन आया था। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अब हमको एक यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्रोमोसोम का तो स्ट्रक्चर ये होता है ना, क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स। यहाँ तो हम एक ही क्रोमोमियर बना रहे हैं, ये कैसे हो गया? फुल्ली कंडेंस्ड। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल तो होता है लेकिन कंडेंसेशन इज नॉट कंप्लीटेड येट। दैट्स व्हाई दे अपीयर, दे आर विजिबल बट दे हैवंट अटेंडेड देयर नेचुरल फॉर्म। अभी तक उनका नेचुरल फॉर्म अटेन नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अभी इस स्टेज में कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुई है, कंडेंसेशन अभी चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बुके स्टेज। यहां तक क्लियर? अब एक बात बताओ, इस टाइम पे सेल में सेंट्रियोल कितने हैं? डबल सर। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने सेंट्रियोल होंगे? 1 सेंट्रियोल 1 होगा, है ना? अच्छा, जरा इस स्लाइड को देखो एक बार, फिर बताओ सेंट्रियोल कितने होंगे? सर 2 होंगे ना, एस फेज में डुप्लीकेट होता है ना सर इंटरफेस में। हाँ इंटरफेस में मियोसिस 1 एंटर करने से पहले सेल इंटरफेज किया है ना, तो सेंट्रियोल तो डबल हो गया ना, फिर कैसे बोल रहे हो 1 होगा? सेंट्रियोल भी डबल है लेकिन वो अभी आसपास है। ठीक है, और इनमें अभी स्पिंडल फॉर्मेशन या एस्ट्रल फॉर्मेशन कुछ नहीं हुआ है, ये एज इट इज ऐसे है। ये हो गया लिप्टोटीन। समझ में आया लिप्टोटीन सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। इसके बाद अगला स्टेज बोलो, अगला स्टेज का नाम बोलो। जाइगोटीन। जाइगोटीन। अब देखो, जाइगोटीन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ 1-2 टर्म समझने हैं। लेट्स से किसी भी सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, लेट्स से कोई एक सेल है जिसके अंदर 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर 40 क्रोमोसोम है और ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो 40 क्रोमोसोम इसके अंदर आया, उसमें से मेल पेरेंट से कितना आया होगा और फीमेल पेरेंट से कितना आया होगा? 2020 दोनों से 20 दोनों से आया। ठीक है, यानी कि इसके भी 20 क्रोमोसोम और इसके भी 20 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम दोनों में है जो डिफर कर रहा है, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। मेल में कौन सा होता है? 23rd एक्स एंड वाई। या तो एक्स होगा, गैमीट का बात कर रहे हैं हम, या तो एक्स होगा या वाई होगा। वाई। लेकिन फीमेल में गैमीट X, में X. केवल वाई एक्स एक्स केवल एक्स। दोनों एक्स। मेल, ह्यूमन मेल का एक्स वाई होता है और ह्यूमन फीमेल का एक्स एक्स होता है मैमल्स में। ठीक है, तो इसमें या तो एक्स होगा इस गैमीट में, या तो वाई होगा। इसमें तो एक ही बात है, केवल एक्स ही होंगे। ठीक है, बाकी के जो 19 क्रोमोसोम है ना, इसमें से कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं।
कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो अपने एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं। दैट मीन्स, इसका ये मतलब हुआ कि जब ये दोनों आके फ्यूज किए, ये 40 क्रोमोसोम जब हुआ, तो इसमें देयर आर सम क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ सिमिलर इन व्हाट रेस्पेक्ट? सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन जीन्स एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ जीन्स। तो ऐसे दो क्रोमोसोम जिनमें साइज, जीन, पोजीशन सब कुछ सेम होता है, इस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जितने भी क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में जब ऑब्जर्व किया था स्ट्रास, इसने किन्होंने ऑब्जर्व किया था? स्ट्रासबर्गर ने। तो उन्होंने क्या देखा कि इन ह्यूमन बींग्स या इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसका हाफ अमाउंट ऑफ होमोलोगस पेयर बनता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग में अगर 46 है तो कितने होमोलोगस पेयर बनेंगे? 23 पेयर बनेंगे। ठीक है, समझ में आया बात? तो क्या होता है, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स? तो हम बोल सकते हैं कि टू क्रोमोसोम्स which are similar in size, form, structure are called, फॉर्म में ही वही पोजीशन ऑफ जीन्स ये सब आ जाएगा, are called homologous chromosomes। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जाइगोटीन में ही इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होता है। सो जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो ये पेयरिंग होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। सो जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनेप्सिस। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और साइनेप्सिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ बाइवेलेंट। ठीक है, तो बाइवेलेंट जो टर्म वहां पे आया था, लैम्ब्रस क्रोमोसोम और जाइंट क्रोमोसोम, इन सब में, तो उसमें बाइवेलेंट हम लोग बात किए थे डिप्लोटीन बाइवेलेंट का। मतलब ये बाइवेलेंट डिप्लोटीन स्टेज में भी आगे तक अभी चलेगा, लेकिन वो बनता कब है? तो बाइवेलेंट बन जाता है किस स्टेज में? जाइगोटीन में। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब भी जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, या जब भी तुम फीमेल में ऊजेनेसिस पढ़ोगे, तो अब ये डिप्लोटीन बाइवेलेंट बहुत बार आएगा। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बाइवेलेंट्स आर सीन इन डिप्लोटीन, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट दे आर फॉर्म्ड इन which stage? They are formed in zygote. Why they are formed in zygote? Why they are formed in zygote? Because of the synapsis of homologous chromosome. ठीक है, अब ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रहा है, तो पेयरिंग करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। सो दिस पेयरिंग इज अचीव्ड बाय a proteinaceous complex known as synaptonymal complex। तो एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में। होमोलोगस पेयर के जो दो क्रोमोसोम है उनके बीच में एक सिनेप्टोनिमल प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो दो क्रोमोसोम को होल्ड करके रखेगा। तो जाइगोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रहा है। किसका हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
तो इसको अब अगर हम बनाएंगे तो लेट्स से ये हो गया सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं? होगा। होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे Yes, में sir, अभी कुछ होगा. बोले ही नहीं है, तो वो होगा। अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, और उनसे हम लोगों को एस्टर्स भी निकल जाते हैं, एस्टर्स भी विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, और वो मूवमेंट चल रहा है। अच्छा, न्यूक्लियोलस होगा या नहीं? होगा सर. होगा। तो इस होगा। येलो पॉइंट को हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं न्यूक्लियोलस, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, आगे किसी डायग्राम में लेबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब ध्यान दो, जाइगोटिन स्टेज में हम क्या बोले थे, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ प्रोफेज 1 में, सॉरी लिप्टोटीन में, प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी कंडेंसेशन चल रहा है। तो अब क्रोमोसोम थोड़ा सा थिक तो दिखेगा, थोड़ा सा थिक दिखेगा, लेकिन अभी भी ये केवल एक ही स्ट्रैंड्स के फॉर्म में दिखेगा। अभी भी इसमें इसके दोनों क्रोमैटिड आर्म्स विजिबल नहीं होंगे, अभी भी ये इस तरह से ही दिखेंगे सिंगल आर्म्स के फॉर्म में, यानी कि इस स्टेज में भी क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स विजिबल नहीं है। नाउ इसमें दिस इज वन पेयर, दिस इज वन बाइवेलेंट एंड दिस इज अनदर बाइवेलेंट। तो अगर 2n इज इक्वल टू 4 था, याद करो इनिशियली हम बोले थे 2n इज इक्वल टू 4 का सेल है, तो बाइवेलेंट कितने बन रहे हैं? 2 बने, यानी कि यहाँ जो हम बोले थे बाइवेलेंट हाफ बनता है, समझ में आ गया? दो क्रोमोसोम आपस में आके ये हो गए, ठीक है। और न्यूक्लियोलस इसमें एज इट इज है, तो ये हो गया जाइगोटिन। समझ में आया यहाँ तक? तो जाइगोटिन के लिए एक वर्ड यूज करना है, क्या करोगे? एक वर्ड जाइगोटिन के लिए एक यूज करना है, साइनेप्सिस। एक वर्ड में काम खत्म, साइनेप्सिस। समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं तीसरा स्टेज में। तीसरा स्टेज क्या होगा बोलो? पैकाइटिन। 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 अब पैकाइटिन में बहुत सारी चीजें होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है मियोसिस का, क्योंकि मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अभी तक देखा है कि ये जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, किधर गया, 4 डॉटर सेल्स, ये कभी भी पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होते। क्रोमोसोम नंबर तो इनमें हाफ जाता ही है, लेकिन इनके जेनेटिक मटेरियल में भी चेंजेस आ जाती हैं। इसी चेंज की वजह से इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हम लोग देख पाते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, इन पैकाइटिन एक फेनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, यानी कि पैकाइटिन में जो होमोलोगस पेयर बने हैं उसके क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेंगे, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा हम बोलेंगे कि क्या हो गया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो इसमें सबसे पहले चीज क्या होगा कि जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स हैं, साइनेप्स्ड क्रोमोसोम मतलब हम बात कर रहे हैं होमोलोगस पेयर का, हाँ, साइनेप्स क्रोमोसोम मतलब हम बात कर रहे हैं पेयर का। तो जो क्रोमोसोम्स हैं दे कंटिन्यू टू बिकम थिक एंड शॉर्ट, थिक और शॉर्ट, यानी कि कंडेंसेशन अभी भी चल रहा है, और इसी थिक और शॉर्ट होने की वजह से नाउ इन दिस स्टेज देयर chromatids are clearly visible. Now their distinct Two chromatids are chromatids. clearly visible. Two Distinct, या one हाँ अभी chromatid. बता रहे हैं,
बता रहे हैं 2 chromatids होगा. So now their distinct chromatids are clearly visible. तो अगर हम एक होमोलोगस पेयर बनाए तो अब इस स्टेज में वो पेयर कुछ ऐसा दिखने वाला है. टू एन इज इक्वल टू 4 था तो इसलिए हम 2n इज इक्वल टू 4 पूरा बना रहे हैं. ये हो गया एक पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर. अब ये स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा. इनके बीच में क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, समझ में आई बातें? यस सर. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस सेकंड वाले पेयर का कलर चेंज कर देते हैं. तो अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक पेयर है, ये एक पेयर है. ठीक है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा. चलो, वैसे ये करने का एक दूसरा भी रीजन है. चलो ठीक है, अभी पता चलेगा. हाँ, तो ये क्या है? एक पेयर है और ये दूसरा पेयर. तो इनमें अब क्या हुआ, हमको इनके डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स, दोनों क्रोमैटिक क्लियरली विजिबल हैं. और इस फॉर्म में जब ये बाईवैलेंट्स आते हैं तो इन बाईवैलेंट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज टेट्राड. अब इन बाईवैलेंट्स को हम बोलेंगे टेट्राड. क्या बोलेंगे? टेट्राड. क्यों टेट्राड? क्योंकि इसके 4 आर्म्स दिख रहे हैं. एक साइड के 4 आर्म्स इसके दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम टेट्राड बोलेंगे. क्लियर हुआ यहां तक? तो पहला काम तो पैकाइटिन में ये हुआ कि टेट्राड विजिबल हो गया. अब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा. क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा. अब जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज होता है, तो हमको एक बात बताओ. इस पेयर का अगर हम बात करें तो इस पेयर में दीज 2 क्रोमैटिड्स आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. एंड दीज 2 आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. सर क्रोमैटिड्स. Yes, sir. लेकिन अगर हम इन दोनों के बारे में पूछे तो इन दोनों के बारे में क्या बोलोगे? नॉन So they सिस्टर. are chromatids. नॉट रिलेटेड है, Not एक ही related, क्रोमोसोम हाँ. के नहीं Yes, है, sir. तो हम बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. Yes, sir. यस सर. लेट्स से इनका अगर हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, तो 1 2 आर सिस्टर क्रोमैटिड, 3 4 आर सिस्टर क्रोमैटिड, बट 2 3 आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है इन पैकाइटिन, दैट इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन, अब ध्यान से सुनना, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है. तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है. जैसे कि इसमें लेट से इस पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का सॉरी, ये वाला और ये वाला, इतने दूर में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा समझना. इसमें एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होता है, एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, रिकॉम्बिनेज. लिख देंगे अभी सारा कुछ, पहले प्रोसेस समझ लो. रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, इस क्रोमोसोम के इतने पार्ट को पहले कट कर देगा और इसके इतने पार्ट को कट कर देगा. कट करने के बाद इसको इसके अंदर जोड़ देगा और इसको इसके अंदर जोड़ देगा. तो ये जो कट करके जोड़ने का काम है, ये कौन कर रहा है? Recombinase enzyme. रिकॉम्बिनेज एंजाइम कर रहा है. और ये जब काम कर रहा है तो वहां पे एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है
और जब ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा तो उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको शेडेड बना दो। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और दूसरा का ये पार्ट हो गया इस तरह से मिक्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये वो शेडेड वाला है, अभी इनमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बना है। ठीक है, तो इस स्टेज में ये इस तरह से दिखेंगे। समझ में आया? क्लियर? तो इसको अब हम मिटा के सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि पता चल जाए सेल में क्या क्या हुआ है। तो सेंट्रियोल्स और फर्दर मूव कर गए हैं, उनमें एस्टर्स भी विजिबल हैं, ये वाला भी इधर आ गया है। न्यूक्लियस अंदर एज इट इज है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, लेकिन अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से विजिबल हैं। ये एक पेयर, नीचे बना देते हैं देखो। दूसरा पेयर समझ में आ गया? तो ये जॉइंट हो Yes, गए sir. अपने उस क्रॉसिंग ओवर के साइड से। तो अब जितना चीज हम यहाँ पे बताएं सबको नोट कर लो। तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, ध्यान रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। chromosomes. ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ, इसके कारण इट लीड्स, तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, इट लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो साइट है, द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, द साइट वेयर crossing over occurs forms a recombination nodule। ठीक है, यही हुआ। ठीक है, एंड इट इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। कौन सा एंजाइम था इन्वॉल्व, Yes. एंजाइम इन्वॉल्व वाज रिकॉम्बिनेज। और बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन, पैकाइटिन खत्म होते होते recombination is complete, recombination is complete and chromosomes are linked। तो chromosomes are linked बोलने का क्या मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन जहां पे हुआ है उस साइट से वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस साइट से वो आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा चीज होगा पैकाइटिन में। इज इट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। नाउ ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन मियोसिस लीड्स इन वेरिएशन, इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आता है। समझे बात को? यस सर। क्लियर? Yes, चलो, sir. पैकाइटिन हो गया क्लियर सभी को? Yes, sir. अब अगला स्टेज बताओ। Protein. Diplotin. डिप्लोटीन। डिप्लोटीन।
चलो अब डिप्लोटीन में क्या होगा? पैकाइटिन तक सब काम हो रहा था जुड़ने वाला, अटैच होने वाला। अब डिप्लोटीन से सब सेपरेट होने वाला काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे सेपरेट हुए थे, कैसे सेपरेट होंगे? तो बताओ, होमोलोगस डिसोल्यूशन क्रोमोसोम हाँ ज्वाइन कैसे हुए थे? नॉड्यूल की वजह से। एंड नहीं नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग कैसे हुआ? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, तभी होमोलोगस पेयरिंग हुआ था। तो अब होमोलोगस पेयरिंग को सेपरेट करना है तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को क्या करना होगा? तोड़ना। डिसोल्यूशन। हाँ, सो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज डिसॉल्व। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट, लेकिन सब जगह से नहीं होगा, एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर पे अभी भी अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। अब जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, अब देखो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा वाला है, ठीक, ये एक मतलब पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ऐसे ज्वाइंट हैं। तो अभी क्या हुआ था? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में था। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा, ये क्रोमोसोम टेंड करेगा इधर मूव करना, और ये क्रोमोसोम टेंड करेगा इधर मूव करना। जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अपार्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट दिस साइट फ्रॉम वेयर इट इज जॉइंड। इसी साइट को हम बोलते हैं चाइज़माटा। सो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के साइट के अलावा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के टूटने के बाद जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दैट इज नोन एज चाइज़माटा। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा? डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे जाइगोटीन को हम बोले थे साइनेप्सिस, पैकाइटिन को हम बोले थे क्रॉसिंग ओवर, उसी तरह डिप्लोटीन को हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में? चाइज़माटा। चाइज़माटा। So the point of attachment, अब ये एक एक वर्ड हम इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो देखना बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मैच करने वाले कि कौन से स्टेज में क्या हुआ। तो पूरा प्रोसेस याद नहीं रखना है, एक एक वर्ड याद रखना है, बाकी पूरा प्रोसेस हम समझे हुए हैं। अगर हम साइनेप्सिस बोल देंगे, साइनेप्सिस तुमको याद है किससे रिलेटेड है? लिप्टोटीन से रिलेटेड है। तो अगर हाँ हो गया ना गलती, साइनेप्सिस किससे रिलेटेड है? जाइगोट जाइगोटीन से रिलेटेड है, ठीक जाइगोटीन है। से। हाँ, लिप्टोटीन से नहीं है। लिप्टोटीन को तुम बुके स्टेज बोल सकते हो एक वर्ड में। तो अगर आपको ये याद है कि जाइगोटीन साइनेप्सिस से रिलेटेड है, तो अब उसमें क्या क्या हुआ था वो रिकॉल हो जाएगा, अगर अच्छे से समझ रहे हो तो पूरा रटने की जरूरत नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आफ्टर द dissolution of synaptonymal complex is called, क्या बोलते हैं? चाइज़मा या चाइज़माटा। कहीं कहीं पे चाइज़मा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे चाइज़माटा लिखा हुआ मिलेगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एक्स शेप, ठीक है। तो अब इसका हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया सेल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन। अभी इनमें स्टार्ट हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन, इसलिए इसको भी डॉटेड डॉटेड बना रहे हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट,
अभी तक ये जितना हो रहा है ये तो क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में हो रहा था। अब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। यहां पे ध्यान रखना, स्टार्ट होंगे डिसअपियरिंग, लेकिन स्टार्ट हुए हैं, कंप्लीट नहीं होगा, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ठीक है, और सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रियोल जो है ऑलमोस्ट पहुंच गया है अपने पोजीशन पे, ऑलमोस्ट। सेंट्रियोल ऑलमोस्ट पहुंच गया अपने पोजीशन पे, तो पोल्स पे ऑलमोस्ट ये पहुंच गया। क्रोमोसोम में क्या हुआ, तो ये क्रोमोसोम इस तरह से दिख रहा है, बस यहीं पे है, अटैचमेंट साइट है, यहां से ये अटैच्ड। क्लियर? सर हाँ सर आपने पहले जब वो रिकॉम्बिनेशन वाला बताया हाँ। तब उसमें आपने बोला कि मतलब एक ही बार एक ही साइट होगी रिकॉम्बिनेशन। एक ही सेट मतलब मतलब सर एक बार में वो एक ही पार्ट को क्रॉस ओवर करवाएगा। हाँ, क्रॉसिंग ओवर हर एक पेयर में होगा, ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही साइट पे होगा। जैसे ये दो क्रोमोसोम है ना, तो इनमें इस साइट पे ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इतना दूर इसका और इतना दूर इसका। ठीक है, किसी किसी क्रोमोसोम में मल्टीपल चाइजमाटा भी बन जाते हैं, ठीक है, वो रेयर केस है, बट इन जनरल एक ही जगह पे वो क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है। यस सर। ठीक है, चलिए, तो अब डिप्लोटीन समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। क्लियर है? अब देखो, डिप्लोटीन से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes, कहीं से नॉइज आ रहा है, oocytes और सम, कहां से नॉइज आ रहा है, oocytes of some vertebrates remains in this stage for months or years। आपको जान के हैरानी होगी, मंथ्स और ईयर्स, कि मैमल्स में जब oogenesis होता है तो मैमल्स में oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही। बाय बर्थ जितने भी ऊगोनिया हैं वो अपना मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जब एक फीमेल का बर्थ होगा, फीमेल मैमल का बर्थ होगा, एट दैट टाइम द ओवरी हैज ऑल दी oocytes, अब कोई oocyte नहीं बनेगा, और वो oocyte अरेस्टेड है किस स्टेज में, इसी स्टेज में अरेस्टेड है। और ये स्टेज वापस से, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लोटीन में आके प्रोसेस रुक गया, वापस ये प्रोसेस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आने के बाद। और फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है, अगर मेल का बात, अगर ह्यूमन बींग्स का बात करें तो 11 to 10 12। to 10 to 12। 11 to 13 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो सोचो 11 years तक the oocytes are in this stage, 11 years तक इसी स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए वही चीज हम बताए कि मंथ्स और ईयर्स के लिए इस स्टेज में अरेस्ट रहते हैं, और जब इस स्टेज में अरेस्टेड हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड डिक्टायोटीन। ठीक है, तो डिक्टायोटीन स्टेज कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है, इट इज रेफरिंग टू एन oocyte अरेस्टेड इन डिप्लोटीन। कहीं भी डिक्टायोटीन स्टेज लिखा हुआ है, दैट मींस इट रिफर्स एन oocyte which is arrested in डिप्लोटीन स्टेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। अब इसके बाद लास्ट स्टेज कौन सा है, डाइकाइनेसिस। राइट। डाइकाइनेसिस। अब जो जो चीजें लेट प्रोफेज में हुई थी ना, वो सब यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ था बताओ।
स्पिंडल फाइबर्स असेंबल हो गए थे, हाँ स्पिंडल assembles to prepare homologous chromosomes to separate. ठीक है, और जो चाइजमाटा बना हुआ है उसका टर्मिनलाइजेशन होगा। तो अगर हम पूछे वन वर्ड, डाइकाइनेसिस इज Terminalization. रिप्रेजेंटेड बाय टर्मिनलाइजेशन। किसका? तो चाइजमाटा का। Chiasmata. टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या होगा कि अब जो क्रोमोसोम्स हैं जहां पे जॉइनिंग हुई थी वो जॉइनिंग भी खत्म हो जाएगी। और वो जॉइनिंग कैसे खत्म होती है? तो इसमें ना मूवमेंट होता है। जो चाइजमाटा है ये स्लिप ऑफ होता है। तो लेट्स से ये इस तरह से उनमें जॉइनिंग है, तो अभी ये इस पार्ट में जॉइनिंग है। तो अब क्या होता है ना, क्रोमोसोम में मूवमेंट होता है जिससे कि ये जॉइनिंग धीरे धीरे एज की तरफ मूव करता है। और एज की तरफ मूव करते करते मतलब ये वाला क्रोमोसोम इधर मूव करेगा और ये वाला क्रोमोसोम इधर मूव करेगा। तो दोनों ऐसे सेपरेट मूव करेंगे तो जो चाइजमाटा है वो स्लिप ऑफ हो जाता है। ठीक है, कुछ टूटेगा नहीं, कुछ ब्रेक नहीं होगा। कैसे हटेगा चाइजमाटा? बाय स्लिपिंग ऑफ। स्लिपिंग ऑफ मतलब जिस क्रोमैटिड में अटैचमेंट है वो क्रोमैटिड्स ऑपोजिट साइड्स में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये दो हैं ऐसे, ये हम एक चीज ये क्रॉस बनाए। ठीक है, अब इनको अगर हम ऑपोजिट साइड में मूव करा रहे हैं, ऑपोजिट साइड में मूव करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अलग हो गया हाँ है ना। यहाँ पे ज्वाइनिंग है, अब इनको हम ऑपोजिट साइड में मूव करा रहे हैं तो ज्वाइनिंग ब्रेक हो गया। तो उसी तरह ये क्रोमोसोम्स ऐसे ऑपोजिट मूव करते जाते हैं जिससे कि उनका ज्वाइनिंग खत्म हो जाता है। सो हाउ द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइजमाटा अकर्स? तो हम सिंपल बोलेंगे बाय स्लिपिंग ऑफ। स्लिप हो गया। क्लियर? और क्या हुआ था लेट प्रोफेज में? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब हो गया। सेंट्रियोल अपने पोजीशन पे पहुंच चुका है। सेंट्रियोल अपने पोजीशन पे पहुंच चुका है। इसमें एस्टर्स हैं, इससे कुछ स्पिंडल्स भी निकल गए हैं। सेंट्रियोल पहुंच गया अपने पोजीशन पे, इससे कुछ सेंट्रियोल्स से स्पिंडल निकल गए। और क्रोमोसोम्स अरेंज है किस तरह से? तो क्रोमोसोम्स इस तरह से अब हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हम जो शेड किए थे ना, ठीक है, तो अब शेडेड पार्ट में इसको थोड़ा सा लार्ज बनाना होगा, तब समझ में आएगा। रुको एक मिनट। तो लेट्स से ये वाला पार्ट शेडेड था पूरा क्रोमोसोम। तो अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अनशेडेड रीजन आ गया। तो ये अनशेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें ये Crossing. वाला क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग होगा। तो ये इस तरह से एक में हुआ, उसी तरह से दूसरे में भी हो जाएगा। सर इसमें मेटाफिजियल प्लेट जैसा नहीं बनेगा ना? अभी मेटाफेज आया है क्या? नो सर। तो फिर क्यों उसके बारे में सोच रही हो? जब आएगा तब सोचेंगे। ठीक है, यस सर। अभी आगे का नहीं सोचना है, जहाँ पे है वो उसकी स्टेज के बारे में बात करना है। नहीं तो डाइकाइनेसिस ही अगर नहीं होगा तो मेटाफेज तो कहाँ, अभी तो प्रोफेज ही नहीं खत्म हुआ है, अभी तो मेटाफेज, इतना आगे का नहीं सोचो। तो ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया सेल, न्यूक्लियस गायब, ये हो गया सेंट्रियोल, स्पिंडल और एस्ट्रल रेज। ये चीज अब हम लोगों को विजिबल होगा इन डाइकाइनेसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir.
तो इसी के साथ हमारा प्रोफेज 1 हो गया कंप्लीट। बोलो। Sir, like mitosis, meiosis is also continuous process. Like the lines cannot be drawn between stages. Yes, but Okay. in oocytes of some vertebrates it is not continuous. Okay. ठीक है, प्लांट्स में कंटिन्यूअस बोल तो सकते हो तुम, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कंटिन्यूअस बोल सकते हो, मेल में कंटिन्यूअस बोल सकते हो, मेल वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में, लेकिन फीमेल्स में इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके ठीक है, चलो, तो इसी के साथ डाइकाइनेसिस हो गया कंप्लीट। जैसे ही डाइकाइनेसिस हो गया कंप्लीट, हम बोलेंगे कि प्रोफेज 1 हो गया कंप्लीट। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ एक बार फिर से समझो। प्रोफेज को हमने 5 स्टेज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जितना कुछ डिफरेंस आना था ना वो प्रोफेज 1 में ही आ गया। अब बाकी सब जगह वही चीजें होंगी जो माइटोसिस में हुई थी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। मेन अगर आप प्रोफेज 1 अच्छे से समझ गए तो मियोसिस में अब कुछ बचा नहीं है, बाकी सब में बस थोड़ा सा एक एक लिटिल डिफरेंस आएगी। बाकी मेन जो डिफरेंस है वो प्रोफेज 1 ही है, दैट्स व्हाई इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो लिप्टोटीन में क्या हुआ, चलो अब एक एक करके हमको समझा दो। बुकेट स्टेज। हाँ, तो क्या होगा बुके स्टेज में? कंडेंसेशन स्टार्ट हो क्रोमोसोम जाएगा। कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम बीडेड अपीयर करेंगे। कोई एक Partial जन पूरा condensation. कंप्लीट बोल दो, कोई एक जन कंप्लीट बोल दो, उसके बाद दूसरे कोई दूसरा स्टेज के बारे में बोल देना। एक आदमी एक लाइन बोल रहा है, दूसरा आदमी दूसरा वर्ड बोल रहा है, कंप्लीट करो ना लिप्टोटीन को कोई एक जन। चलो एनीवन। देखो, स्क्रीन शेयर करने पे दिक्कत ये होती है ना, जब हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो बाकी वो नेम्स ये सब दिखता नहीं है, तो इसीलिए हम नेम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बच्चे क्लास में बैठे हैं तो फ्रीक्वेंट बातें होती हैं, मिलते हैं तो नाम याद हो जाता है क्लासेस में। अब ऑनलाइन में तो नाम ही नहीं दिखता है तुम लोगों का, क्योंकि स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो वो गायब हो जाता है स्क्रीन। तो इसीलिए किसी एक को बोल रहे हैं कंप्लीट करो लिप्टोटीन। हाँ बोलो अब। So first the condensation, the chromatin start and they appear as thin thread, but the condensation is not complete yet. And the chromatin fibers appear as a bead of. रीड करने नहीं बोल रहे हैं, मतलब समझा दो। रीड तो कोई भी Yes, कर sir. लेगा, मतलब समझा दो ना। Yes. इंग्लिश So तो the कोई भी पढ़ लेगा। condensation. चलो हाँ Yes. बोलो। So the chromatin condensation starts, but it is not complete yet. And the chromatin fibers appear as bead on string structure, which is centromere structure, and they appear as thin fibers. सेंट्रोमियर नहीं, Chromomere, क्रोमोमियर। yes, chromomere. हाँ, And sir, the centrioles क्रोमोसोम are. विजिबल हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप में, लेकिन उसके डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स नहीं दिखेंगे, It is. और जो फाइबर्स हैं Yes. वो अटैच हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसीलिए इसको हम बुके स्टेज बोलेंगे। न्यूक्लियोलस एज इट इज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज है, सेंट्रियोल्स अभी दोनों आसपास हैं, बट दे आर स्टार्टिंग देयर मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल्स। इसके बाद आ गया जाइगोटीन। जाइगोटीन मतलब केवल एक वर्ड, साइनेप्सिस। किसके बीच में होगा, तो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। कितने बाइवेलेंट बनेंगे, तो साइनेप्सिस से जो बनेगा स्ट्रक्चर वो होगा बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कितने बनेंगे, तो जितना क्रोमोसोम है उसका हाफ नंबर के बाइवेलेंट मिलेंगे। और ये सिनेप्सिस क्यों होता है, ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया। अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हुआ है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसी एक्सचेंज के कारण रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल वापस में रिकॉम्बाइन होंगे। तो कैसे ये रिकॉम्बिनेशन होता है, अच्छा उससे पहले इस टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो थिक और शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसके डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स विजिबल हो जाएंगे। तो क्रोमैटिड्स क्लियरली यहाँ पे आके हमको दिखेंगे।
अब जो ये रिकॉम्बिनेशन होना है, ये जो क्रॉसिंग ओवर होना है, इसके लिए एक नोड्यूल बनेगा जहां पे एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, पहले उस पार्ट को कट करेगा और दूसरे को जोड़ देगा। तो कटिंग एंड एडिंग होगा यहाँ पे। और जिस साइट पे ये कटिंग और एडिंग हुआ है वो साइट इस प्रोसेस के बाद अटैच्ड रह जाएंगी। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा बोलो? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, वेरी गुड। अब आ गया डिप्लोटीन। तो अब तक पैकाइटिन तक क्या हुआ, सब चीजें ऐड हो रही थी, जुड़ रही थी, अब सब वापस से अलग होना स्टार्ट होंगी। सबसे पहला काम होगा सेपरेशन किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का। कैसे होगा सेपरेशन? तो जो कॉम्प्लेक्स बना था कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, लेकिन जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो अभी तक अटैच्ड रहेगा। तो जो पॉइंट है ऑफ अटैचमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन इज नोन एज चाइज़माटा। यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिसअपियरिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यही वो स्टेज है जिसमें सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स के oocyte remains फॉर मेनी ईयर्स, मंथ्स एक्सेट्रा। और तब उस कंडीशन में उस स्टेज को हम बोलेंगे कौन सा स्टेज? डिक्टायोटीन स्टेज। तो डिक्टायोटीन स्टेज का मतलब हो गया, इट इज रेफरिंग टू एन oocyte which is arrested in a डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, अच्छा ये वाला डायग्राम यहां से मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। अब आ गया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होंगे, तो जो अटैचमेंट था चाइज़माटा वो ब्रेक हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। चाइज़माटा कैसे अब सेपरेट होंगे, तो बाय स्लिपिंग ऑफ, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। तो ये हो गया डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद वी कैन से कि प्रोफेज 1 हो गया है कंप्लीट। अब प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद कौन सा स्टेज होगा? मेटाफेज 1 होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर।